नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज सीरीज के अंतर्गत। हम लोग बात कर रहे हैं क्लास नंबर 13 प्रेसिडेंट से रिलेटेड, राष्ट्रपति से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन हैं उन पर हम लोग बात कर रहे हैं। क्लास को कंप्लीट देखना है। 20 से 25 मिनट में 15 क्वेश्चन, उनकी बहुत शानदार व्याख्या, बहुत सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर इन क्लासेस में तैयार होने हैं, तो इनको महत्व दीजिए। ठीक है, अभी भी हो सकता है कुछ लोग इसकी गंभीरता नहीं समझ पा रहे हैं, तो बड़ा सिंसियर सा ये विषय है और आगामी एग्जामिनेशन में डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं। क्लास नंबर 13 है, राष्ट्रपति टॉपिक है और हम बात शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की भी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित विषय रहा है ना। देखिए जरा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब आर्टिकल 56 है जो राष्ट्रपति की पदावधि से रिलेटेड बात करता है, वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष बताया गया पद ग्रहण की तिथि से, और 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भी उनका पद रिक्त हो सकता है। जैसे पद से त्याग पत्र दे दें अगर, ठीक है, या फिर पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, या महाभियोग का प्रस्ताव पारित होता है, तो उनका जो पद है वो रिक्त हो जाता है और रिक्त पद को 6 माह के भीतर जो है वो भर लिए जाने की आवश्यकता होती है। और इसके लिए उपराष्ट्रपति संबंधी जो प्रावधान है वहां ही व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो उपराष्ट्रपति हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे और 6 माह तक की अवधि तक वो काम करेंगे। उस अवधि में राष्ट्रपति के पद पर नए निर्वाचन हो जाने चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन हो जहां राष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो, उस समय पर क्या हो, तो उसके लिए आर्टिकल 70 जो है, ठीक है, आर्टिकल जो 70 है उसमें एक लाइन लिखी गई है, अन्य आकस्मिकताओं में, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। अन्य आकस्मिकताओं में, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। और इसके लिए 1969 में एक एक्ट पारित किया गया, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम एक एक्ट पारित किया गया। और उस समय स्थिति ये थी कि राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यरत थे और कार्यकाल के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, और उपराष्ट्रपति के पद पर वीवी गिरी उस समय कार्यरत थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने काम संभाला। लेकिन राष्ट्रपति इलेक्शन की घोषणा हुई और वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया। अब त्यागपत्र की स्थिति में किस प्रकार का कार्यक्रम होगा उसको लेकर बहुत अच्छी शानदार व्याख्याएं हैं और मैं कई बार रेगुलर क्लासेस में उसकी बात भी करता हूं, अपने जो एप्लीकेशन उसके कोर्सेज में बात भी करते हैं। लेकिन उसके लिए संदर्भ आप ये जान लीजिए कि आर्टिकल 70 का सहारा लेकर पार्लियामेंट ने उसमें राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि इस समय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद यदि किसी कारणवश रिक्त है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश है ना, ये हम यहां लिख सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, सीजेआई कह लीजिए, या उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनके द्वारा ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला जाएगा। तो आर्टिकल 70 के अंतर्गत व्यवस्था है। आर्टिकल 70 में या कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में क्या व्यवस्था होगी, लेकिन आर्टिकल 70 में संसद जो है वो जो कानून बनाएगी उस व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रोविजन रखा गया। और उस समय 1969 में सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन सीजेआई जो हैं एम हिदायतुल्लाह साहब, उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पदभार संभाला था। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा, आंसर इसमें बी आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 182 है, राष्ट्रपति पर लगाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 का है, महाभियोग का जो पद है वो आर्टिकल 56 में आ जाता है पहले, प्रक्रिया 61 में। उसके संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है, जो सही नहीं है कथन। महाभियोग संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसकी जगह आएगा किसी भी सदन में, है ना, महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो ये गलत हो गया कथन। महाभियोग संबंधी प्रस्ताव की सूचना कम से कम 1 माह पूर्व, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसकी सूचना जो है 14 दिन पूर्व, कम से कम 14 दिन पूर्व दिए जाने का संदर्भ आता है। इसके पश्चात महाभियोग संबंधी प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, तो ये नहीं, इसकी जगह ये आता है कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ठीक है, ये बहुमत केवल राष्ट्रपति के संदर्भ में ही काम आता है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ठीक है, दोनों सदनों में, है ना, ध्यान रखिएगा। तो थर्ड नंबर कथन भी असत्य है। और महाभियोग का आधार संविधान का
अतिक्रमण, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 56, 61 कहते हैं कि संविधान का अतिक्रमण, इसका मतलब है संविधान में जो भूमिकाएं राष्ट्रपति के लिए निर्धारित की गई हैं उन भूमिकाओं का यदि वो निष्पादन पालन नहीं करते हैं तब महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकेगा। तो 1, 2 और 3 जो कथन है वो इसमें असत्य हैं, तो इसमें सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये 4th केवल सही था, इसमें 3 कथन गलत हैं। इसके पश्चात आता है 183 नंबर क्वेश्चन, किस पद पर नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी राष्ट्रपति नहीं है? भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में ये जो है वो राज्यपाल के द्वारा अपॉइंट होता है। राज्य का महाधिवक्ता जो है इसका अपॉइंटमेंट, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर के द्वारा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त आर्टिकल 324 में राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट होता है। और संयुक्त लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य, ध्यान रखिए, यूपीएससी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए एक कंबाइंड लोक सेवा बनता है, इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा के अध्यक्ष और सदस्य राज्यपाल द्वारा अपॉइंट होते हैं। ठीक है, तो किस पद पर नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी राष्ट्रपति नहीं है? तो इसमें केवल जो है वो 2 आ जाएगा, डी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। 184 निम्न में से कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत संविधान में निर्धारित किया गया? देखिए, राष्ट्रपति को जो कार्यपालिका शक्ति है उसके अंतर्गत पद पर नियुक्ति करने और पद से हटाने की शक्ति है। कुछ पद ऐसे हैं जिस पर संसदीय या न्यायालय की प्रक्रिया का अनुसरण करके फिर राष्ट्रपति सिग्नेचर करते तब उनको पद से हटाया जाता है। कुछ पद ऐसे हैं जिन पर हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आधार नहीं रखते हुए राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत शब्द रखा गया है। प्रसाद पर्यंत होता है जहां कोई आधार रखने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, और यह संसदीय व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण लक्षण के रूप में है। तो आर्टिकल 75 सेक्शन 2 जो आता है वो कहता है कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, 75(2) में आ जाता है। फिर आर्टिकल 156 जो है वो राज्यों के राज्यपाल के संदर्भ में कहता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। 156 के 3 खंड हैं और तीनों मिलकर बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं। 156 का खंड 1 जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की बात करता है। अखिल भारतीय सेवक जो है आर्टिकल 310 का इसमें संदर्भ आ जाता है, यहां भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का बात आता है। और भारत का महान्यायवादी का आर्टिकल 76 का संदर्भ है। तो चारों के चारों पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। हालांकि अखिल भारतीय सेवक जो है या संघ के जो सिविल सेवक हैं या रक्षा बलों से रिलेटेड जो पदाधिकारी हैं वो प्रसाद पर्यंत तो है, लेकिन उनको हटाने के संबंध में कुछ निश्चित प्रक्रियाओं का अनुसरण जरूर किया जाता है। सामान्यतया कुछ ऐसी स्थिति अगर हो सकती है, ठीक है, उनको सुनवाई का अवसर वगैरह ये सारे ग्राउंड जो है फिर आगे की आर्टिकल्स में 310, 311 में ये व्यवस्थाएं वहां दिखाई देती हैं। लेकिन शब्द पहले वहां लिखा गया है कि ये अखिल भारतीय सेवक जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राज्य के सिविल सेवा के पदाधिकारी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें उपरोक्त जो सभी है ये ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 185 है, कथन है भारतीय संविधान राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रपति को साबित कदाचार या असमर्थता, तो ये गलत हो गया, इसके आधार पर नहीं बल्कि संविधान का अतिक्रमण के आधार पर। अभी हम पढ़कर आ रहे हैं पिछली स्लाइड्स में। तो ये वाला जो कथन है या कारण जो है वो गलत हो गया। तो कथन सही है, बिल्कुल कारण गलत है इसमें। तो सी ऑप्शन है, कथन सही परंतु कारण गलत। ठीक है, तो इसमें लिखा था कि राष्ट्रपति को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। 186 है, कथन राष्ट्रपति को भारत की संसद का अभिन्न अंग घोषित किया गया है। बिल्कुल, आर्टिकल 79 लिखा गया है, संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे, है ना। राष्ट्रपति को संसद की विधायी प्रक्रिया के साथ अंतर संबंधित किया गया। बिल्कुल ठीक है। जब हम आर्टिकल 85 देखते हैं, 86 देखते हैं, 87 देखते हैं, 111 देखते हैं, ठीक है, तो वहां राष्ट्रपति संसद की विधायी प्रक्रिया के साथ अंतर संबंधित हो जाते हैं। ये अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, ये संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान, उसका विघटन इत्यादि लोकसभा का, और इसके अलावा 111 जो है विधेयकों पर सिग्नेचर करना, उनको जो अनुमति देना ताकि वो कानून बन सके। तो बिल्कुल जो है कथन कारण सही है और क्षति संबंध है, विधायी प्रक्रिया से अंतर संबंधित किया गया और इन्हें संसद का अभिन्न अंग घोषित किया गया है। संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे से अंतर संबंधित भी रहते हैं। ठीक है, तो कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन है, कथन है राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित किए गए विधेयकों को विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए पुनर्विचार के लिए सदन को लौटाने की शक्ति है। बिल्कुल, जैसे साधारण विधेयकों के संदर्भ में विशेष रूप से शक्ति आती है, धन विधेयकों में पुनर्विचार के लौटाने की शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन को अनुमति देनी ही पड़ती है। वित्त विधेयक मैंने बताया भी है कई बार, और बता दूंगा संसद वाले जब टॉपिक हम करेंगे। एप्लीकेशन पे तो खैर डिटेल में बताते हैं, लेकिन यहां भी मैं बता दूंगा उस बात को
कि जो वित्त विधेयक है प्रस्तुत होने के पश्चात वो साधारण विधेयक की भांति व्यवहार करता है जब तक कि लोकसभा अध्यक्ष उसे धन विधेयक के रूप में प्रमाणित ना कर दें। तो इस वजह से अगर वित्त विधेयक और धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं किया गया है तो वो भी साधारण विधेयक की भांति व्यवहार करता है और वहां भी उसको भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। तो ध्यान रखिए कॉन्स्टिट्यूशन की शब्दावली के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 111 उसमें लिखा गया धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में आर्टिकल 368 जो है उसमें 24वें संविधान संशोधन से कहा गया है कि जब संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिए प्रस्तुत होगा तब राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा। ठीक है, पहले था अनुमति दिए जाने के पश्चात, यानी लौटा भी सकते थे, अब लिखा गया है कि राष्ट्रपति उस पर अनुमति देगा। ठीक है, तब वो प्रभावी होता है, तो अनुमति बाध्यकारी है वहां। तो ठीक है, ये कुछ विशेष शर्तों के अधीन रहते हुए पुनर्विचार के लिए सदन को लौटाने की शक्ति बिल्कुल ठीक है। सेकंड में कारण है राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो की शक्ति है। ठीक है, तो देखिए जो सदन को लौटाने की शक्ति है एक्चुअली इससे जो संदर्भ है 3 प्रकार के वीटो कॉन्स्टिट्यूशनल जो व्याख्याओं के अंतर्गत राष्ट्रपति के 3 वीटो प्रस्तुत होते हैं, आत्यंतिक वीटो है, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। ये जो पुनर्विचार के लौटाया जाता है इससे क्या होता है पर्टिकुलर कोई विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया में कुछ विलंब हो जाता है, इसलिए ये जो विषय है वो निलंबनकारी वीटो या विलंबकारी वीटो की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है, निलंबनकारी वीटो या विलंबकारी वीटो की कैटेगरी में आता है। जेबी वीटो एक अलग चीज है। जेबी वीटो का संदर्भ यह होता है कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन वो समय सीमा निर्धारित नहीं करता है जहां पर राष्ट्रपति महोदय को किसी विधेयक पर कोई डिसीजन लेना है, चाहे अनुमति देनी है, चाहे अनुमति रोकनी है, चाहे पुनर्विचार के लौटाना है, तो राष्ट्रपति अपने पास किसी विधेयक को विचाराधीन रख सकते हैं, कोई भी निर्णय उस पर नहीं लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड जेबी वीटो या पॉकेट वीटो। तो कथन कारण दोनों से है लेकिन क्षैतिज संबंध नहीं है। 3 प्रकार के वीटो में विलंबनकारी वीटो है, जेबी वीटो है। आत्यंतिक वीटो वो होता है जहां पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी विधेयक पर अनुमति जो है वो रोक लेते हैं, अनुमति नहीं दी जाती, अनुमति देते हैं कानून बन जाता है। अनुमति जो रोक लेते हैं, अनुमति नहीं देना ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, अनुमति रोक ली और उसके पश्चात जो अनुमति देने से उसमें इनकार कर दिया। साधारणतः निजी जो सदस्यों के विधेयक हैं या पिछली सरकार के समय पारित किए गए विधेयक और इस बार अगर चुनाव में नई सरकार आ गई है तो वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं कि पिछली सरकार अलग दल की थी, अलग विचारधारा थी, अलग दृष्टिकोण, अलग कार्यक्रम था, तो उनके समय पारित किए गए जो विधेयक हैं उनको आप अनुमति नहीं दीजिए। और राष्ट्रपति चूंकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह सहायता से काम करते हैं, इसलिए अगर उन विधेयकों पर जो पिछली सरकार ने पारित किए थे, जो अभी तक विधेयक जो है जीवित हैं, तो उन विधेयकों पर अगर अनुमति नहीं देते हैं तो दैट इज कॉल्ड आत्यंतिक वीटो की शक्ति। बहुत व्यापक व्याख्या दे रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, कृपया करके पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, निवेदन करता रहता हूं मैं, ठीक है, ना तो डांटता हूं ना आपको जो है बाध्यकारी तरीके से कहता हूं कि देखिए वीडियो, निवेदन करता रहता हूं, आपका ही भला है इसमें, मेरा तो भला हो ही रहा है क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी मेहनत कीजिए, आपका भला होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, है ना। तो ये कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है, बी हो जाएगा इसमें। ठीक है, हम सबका भला है, पूरा वीडियो देखिए, आप लोगों का एग्जाम में क्लियर हो जाएगा और हमारी जो है मेरी आत्मसंतुष्टि तो है ही, मेरा पढ़ने का विषय, पढ़ाने का विषय है, साथ में हमारे कोर्स भी सेल हो जाएंगे, हमारे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, सीधा सा बात है। ठीक है, तो मेरा भी फायदा और आप लोगों का सिलेक्शन में मदद मिलेगी। पूरा वीडियो देखिए कंप्लीट। ठीक है, राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। आर्टिकल 53 जो है देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होना, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेंगे, तो ए जो है ना प्यारे विद्यार्थियों उसमें सेकंड आ जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 78 है, राष्ट्रपति को सूचना देने का प्रधानमंत्री करते हुए, बिल्कुल प्रधानमंत्री संघ के विधायन और प्रशासन से संबंधित जो जानकारी है वो राष्ट्रपति को प्रदान करते हैं, तो ये जो बी है ये 1 आ जाएगा। फिर आर्टिकल 61 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो सी जो है वो 3rd आ जाएगा। और आर्टिकल 77 है, संघ के कार्यपालिका कार्यों का राष्ट्रपति के नाम से किया जाना, बिल्कुल भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाती है, तो ये जो है इसमें ये ऑप्शन आ जाएगा। तो सेकंड 1, 3rd और 4th, ठीक है ना, सेकंड 1, 3rd और 4th ये हमको यहां ध्यान रखना है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 189 है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश के विषय में, ऑर्डिनेंस जो है उसके विषय में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करते हुए सत्य कथन को पहचानिए। देखिए आर्टिकल 123 है, अध्यादेश के संदर्भ में, अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग लाई जाने वाली कार्यपालिका शक्ति है, तो एक तो ये गलत हो गया, ये विधायी शक्ति है। ठीक है, ये विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की, क्योंकि ये एक तरह से कानून निर्माण शक्ति की एक वैकल्पिक व्यवस्था है। कानून का निर्माण संसद करती है, लेकिन किसी समय संसद यदि कानून निर्माण नहीं कर पा रही है, कब नहीं कर पाएगी, जब उसका सत्र नहीं होगा, और सत्र में जब नहीं चल रही है और कानून का निर्माण नहीं कर पा रहे, उस समय किसी विषय पर कानून निर्माण की अनिवार्यता हो गई है और संसद को पुनः सत्र में आहूत करने में समय लग रहा है ना, सूचना देने में, सांसदों को आने में समय लग रहा है, और उस समय पर कानून निर्माण में विलंब उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को एक विधायी शक्ति दी गई है, तो ये विधायी शक्ति है। ठीक है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, पूरा लैंग्वेज लिख लीजिए, संसद के विश्रांति काल, विश्रांति काल होता है जब संसद का सत्र नहीं हो रहा, विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने, प्रख्यापित होता है जारी करना, तो प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक है,
इसके बाद संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन अनिवार्य है। तो देखिए ये कथन तो गलत था, और ये 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन अनिवार्य, बिल्कुल ठीक है। संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को अनुमोदित करके कानून का रूप दिया जाएगा, अन्यथा अध्यादेश स्वतः निरस्त हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। अध्यादेश का प्रयोग केवल संकटकालीन परिस्थिति नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि संकट काल, वहां लिखा है यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनमें तुरंत कार्रवाई जरूरी है। अब इसका संबंध केवल आपात स्थिति से हो, यह अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये कोई साधारण स्थिति भी हो सकती है। तो ये यहां शाब्दिक पे जाइए, शाब्दिक विषयों पर जाइए, तो क्रॉस कर दिया इसको। फिर अध्यादेश के माध्यम से संसदीय विधियों को संशोधित किया था, बिल्कुल ठीक है। संसद के कानूनों को संविधान में संशोधन नहीं करते हैं अध्यादेश से, क्योंकि अध्यादेश का मतलब है संसद की कानून बनाने की शक्ति, और संविधान संशोधन होता है उसकी संविधायी शक्ति। तो संसद के जो कानून है, नया कानून बनाना है, वर्तमान कानूनों में संशोधन करना है, ये सारे काम अध्यादेश से हो सकते हैं। तो इससे संसदीय विधियों को, ये लाइन याद रखिए, संसदीय विधियों को संशोधित किया जाता है। तो सेकंड और थर्ड जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सेकंड और फोर्थ ये जो है इसमें सही हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें सेकंड सही है, बिल्कुल सत्य कथन पहचानना है, और फोर्थ जो है वो इसमें बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 190 आते हैं। संविधान विशेषज्ञों के द्वारा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के संदर्भ में वीटो व्यवस्था को प्रस्तुत किया गया। आत्यंतिक वीटो होता है, पूर्ण वीटो, निरपेक्ष वीटो बोलते हैं। विधेयक पर अनुमति देने से इनकार करना है ना, विधेयक पर अनुमति देने से इनकार करना, ये देख लीजिए, विधेयक पर अनुमति देने से इनकार करना, तो दैट इज कॉल्ड आत्यंतिक वीटो, पूर्ण वीटो, निरपेक्ष वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। दूसरा है निलंबनकारी वीटो, विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटाना। ठीक है ना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन को लौटाना। ठीक है, और पॉकेट वीटो है विधेयक पर अनिर्णय की स्थिति रखना, विधेयक पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना, विधेयक पर अनिर्णय, बिना निर्णय की स्थिति रखना। ठीक है साहब, विधेयक पर अनिर्णय की स्थिति रखना। ठीक है ना, ध्यान रखिए। और उपरोक्त सभी, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 191, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत और उसका सत्रावसान कर सकता है? 86 में अभिभाषण है, 87 में विशेष अभिभाषण है, 85 जो है सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन करने की शक्ति है। ठीक है, 88 वाला आर्टिकल भी बहुत महत्वपूर्ण है, यह है मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार। ठीक है, संसद के संबंध में दिए गए, जैसे महान्यायवादी संसद की किसी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने का उसे एक अधिकार दिया गया है, और जिसमें वो भाग लेता है उसमें सांसदों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का वो भागीदार होता है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, हालांकि उसे मतदान करने का अधिकार नहीं होता है ना। तो आर्टिकल 88 को बहुत महत्व दीजिए, ये कम पढ़ते हैं विद्यार्थी और ये आ जाता है, तो मंत्री और महान्यायवादियों के अधिकार। ठीक है, आइए साहब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, कथन प्रत्येक वर्ष संसद के सत्र का प्रारंभ राष्ट्रपति के अभिभाषण से किए जाने का संवैधानिक प्रावधान है। बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 87 इसकी बात करता है ना। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की नीतियों, दृष्टिकोण, कार्यक्रमों का, योजनाओं का एक अवलोकन है, एक वक्तव्य है जो सरकार के मंत्रियों द्वारा तैयार किया जाता है, और सरकार इस पर धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करती है। ठीक है ना, सरकार धन्यवाद देती है क्योंकि सरकार की नीतियों का ही एक तरह का प्रस्तुतिकरण है साहब। ठीक है, तो धन्यवाद प्रस्ताव है, तो इसमें कथन तो सही है परंतु कारण गलत है, तो सी इज द राइट आंसर, कथन सही परंतु कारण गलत। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। आइए साहब आगे बढ़ते हैं। 193, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने वाला साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, जब राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तब राष्ट्रपति निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग नहीं करता है? ठीक है, ये ध्यान रखिए, इन बिंदुओं को टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करवाना इसीलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इस बात का महत्व समझिए, और अगर महत्व समझ रहे तो मजे आ जाएंगे एग्जामिनेशन में, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी, नौकरी प्राप्त होगी। ये इसलिए कराए जा रहे हैं कि इन शब्दों को पढ़िए, कहां पर हमसे गलती होती है उस गलती को ढूंढिए और वो दोहराइए नहीं गलती को। ठीक है, तो विधेयक पर अनुमति देना, बिल्कुल ये आर्टिकल 111 के अंतर्गत आता है बात, अनुमति देना, अनुमति को विलंबित करना। ठीक है, और विधेयक पर अनुमति रोक लेना, ये उसी का पार्ट हो जाता है। विधेयक पर विचार के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना, नहीं, ये नहीं, ये देखिए 108 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल बदला, प्रोविजन बदल गया। ये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? जब दोनों सदन विधेयक पारित नहीं कर पा रहे,
दोनों सदनों में विधेयक पर गतिरोध हो गया। और गतिरोध कब हो सकता है? जब एक सदन ने साधारण विधेयक पारित किया, दूसरे सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया, या दूसरे सदन ने ऐसे संशोधन कर दिए जो पहले सदन को अस्वीकार है, या दूसरे सदन ने विधेयक पर विचार नहीं किया और इस बीच 6 मास से अधिक का समय व्यतीत हो गया। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति दोनों सदनों की ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। ठीक है, तो विधेयक पर विचार करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वह आहूत करना, ये इसका पार्ट नहीं है, 111 के अंतर्गत नहीं आता, तो सी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों। 194 कथन है 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा विलंबकारी वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया। बिल्कुल, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय ने ना तो उस पर अनुमति दी, ना अनुमति से इनकार किया, विचाराधीन रख लिया, और इसमें व्यक्तियों की निजता के अधिकार जो है थोड़ा बाधित हो रहा था। इस वजह से राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा ये शक्ति का उपयोग किया गया था। और 8वीं लोकसभा थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। कई पूछ लेते हैं ना, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखें। तो वहां पर ये विलंबकारी वीटो शक्ति का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन ध्यान रखिए जेबी वीटो या पॉकेट वीटो शक्ति का उपयोग किया गया था। ठीक है ना, पॉकेट वीटो, तो ये हमें ध्यान रखना है, विलंबकारी नहीं, पॉकेट वीटो शक्ति का उपयोग किया गया। तो ये जो है ये गलत हो गया कथन। कारण है भारत का राष्ट्रपति परिस्थिति जन्य स्वय विवेक। देखिए, स्वय विवेक जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति महोदय के लिए नहीं दिया गया, लेकिन राज्यपाल महोदय के लिए दिया गया है। आर्टिकल 163 में जब बात करते हैं, वो क्या संदर्भ है, राज्यपाल वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे, राष्ट्रपति परिस्थिति जन्य स्वय विवेक का प्रयोग करते हैं। जैसे आम निर्वाचन के पश्चात लोकसभा में यदि किसी दल को बहुमत नहीं मिला तो किस दल को सरकार बनाने का आमंत्रित करना है, या दल में नेता के नाम को लेकर मतभेद है, या गठबंधन सरकारों का दौर है, या प्रधानमंत्री के द्वारा अचानक त्यागपत्र दे दिया गया, या प्रधानमंत्री की अकस्मात मृत्यु हो गई, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा का विघटन करना है, या उसी सरकार में किसी नए नेता को प्रधानमंत्री बनाना है। तो ये बहुत सारी उनकी या किसी विधेयक पर जो है अनुमति देने से इनकार करके सरकार को निर्देशित कर उसे लौटाना है। ठीक है, या कोई राष्ट्रीय शासन के संदर्भ में कोई जो है इस प्रकार की स्थिति अध्यादेश के संदर्भ में, तो परिस्थिति जन्य स्वय विवेक है। क्योंकि देखिए, राष्ट्रपति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। कार्यपालिका की अधिकांश शक्तियां, सारी शक्तियां बल्कि मैं कहूंगा उन्हीं के नाम से संचालित होती है। हालांकि वास्तविक रूप में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शासन संचालन के उत्तरदायी हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी जो है वो अपनी शक्तियों को महत्वपूर्ण रूप से उपयोग में लाते हैं। तो परिस्थिति जन्य स्वय विवेक का प्रयोग करने का ये अधिकारी हैं। तो कथन गलत परंतु कारण इसमें सही है, कथन गलत परंतु कारण सही। तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आज की क्लास का समापन क्वेश्चन है 195। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली क्षमादान शक्ति के किस विकल्प के अंतर्गत सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि में कमी करना शामिल होता है? लघुकरण में देखिए, प्रकृति अवधि दोनों कम हो जाती है, जैसे मृत्यु की सजा आजीवन कारावास में बदल दी। और विराम होता है कि किसी विशेष स्थिति को देखते हुए, ठीक है, उसमें सजा को कम कर देना, जैसे अपराधी गर्भवती है या दिव्यांगजन है तो जो निर्धारित सजा है उसको कम कर दिया गया। स्थगन होता है कि जब तक दया याचिका विचाराधीन है तब तक मृत्युदंड इत्यादि के क्रियान्वयन पर रोक लगाना। परिहार है जिसमें सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि कम कर दें, जैसे 2 वर्ष के कठोर कारावास को 6 महीने का कठोर कारावास कर दिया गया। तो ये परिहार जो है शब्द इसमें आ जाता है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये आज की क्लास भी बहुत शानदार तरीके से हमने ली और करीब 22 मिनट में हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। आप आइए, जुड़िए, YouTube पर जुड़िए, एप्लीकेशन पर जुड़िए, और लगातार जो है हम बहुत शानदार काम कर रहे हैं और आराम आराम से धीरे धीरे हम पूरी व्याख्या करते हुए बात कर रहे हैं और अपनी सफलता की इस तैयारी को, इस यात्रा को मजबूत बनाइए। ठीक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सकारात्मक बने रहिए। मिलता हूं आप सभी से कल अगली क्लास में, जो कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड 15 बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन व्याख्या, 15 सवाल 15 जवाब शानदार तरीके से। नमस्कार।